गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अंशुमान प्रताप सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं उड़ान अकेडमी पर। चूंकि अभी काफी दिनों से आप लोग जीएस की जो एक लूसेंट सीरीज जो आशुतोष सर चला रहे थे उसकी क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि जीएस तो आप उधर से लूसेंट वाली सीरीज में कवर कर ही रहे हैं, साथ में आर एस अग्रवाल की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की जाए। तो उसी क्रम में आज डे फर्स्ट है, हम लोग पहली सीरीज लेके आए हैं, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का। एक्चुअल में थोड़ा मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम लोग हर महीने लगभग टारगेट पे रखे हैं, लगभग 2000 प्रश्न आपको कंप्लीट कराएं और कोशिश ये रहेगी कि लगभग 100 से 200 प्रश्नों के बीच में हम आपका लगभग चैप्टर कवर करें। यानी आप ज्यादा प्रश्नों को ना, सिर्फ आप उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट हूबहू देखने को मिले। चलिए इसी कड़ी में आज पहला दिन है, तो ज्यादा आपका समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरी देखें, ध्यान से देखें, पेन कॉपी लेके जरूर बैठें और साथ में अपने फ्रेंड सर्किल में या जो आपके जानने पहचानने वाले हैं उनको जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल पाए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, इकाई का अंक क्या होगा पूछा गया। यानी पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट ही होता है, तो उसी क्रम में हमने एक पहला क्वेश्चन रखा है। आपको इकाई का अंक बताना है, इतना बड़ा सा आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसका। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ जो भी नंबर्स लिखे हैं उनका यूनिट डिजिट उसी क्रम में लिख लेना जिस क्रम में क्वेश्चन में लिखा है। जैसे पहला का यूनिट डिजिट क्या है, 6। एक सेकंड में ये चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर। ठीक, हाँ। तो जिस क्रम में वो लिखे हुए हैं उसी क्रम में उनको नोट डाउन कर लेना अलग से। जैसे पहले में इकाई का अंक 6 है, फिर उसके बाद क्या है 8 है, हमने उसको लिख लिया, फिर 9 है, फिर 2 है। और सिंपल से इनके बीच में जो भी सिंबल यूज हुए हैं वही सिंबल आपको यहाँ पर लिख लेना। ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई का सिंबल था तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब आप जानते हैं जब आप 6 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 48। और 48 हमें पूरा नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ चूंकि हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ 8 चाहिए, यानी ये 8। अब इस 8 का गुणा आप जब 9 में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 72। और 72 में भी हमें पूरी संख्या नहीं चाहिए, सिर्फ इकाई का अंक चाहिए 2। और इस 2 का जब आप 2 में मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3527 की घात 654। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी घात वाली संख्या और उसमें इकाई का अंक निकालना हो तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ घात को 4 से डिवाइड कर लेना है। और आप जानते हैं किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने का सिंपल सा रूल है कि उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड कर लीजिए। और यहाँ पर हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें देखना है शेषफल। आपको हमने बताया था कि शेषफल अगर आता है आपका 1 तो आप जो भी वहां पर इकाई अंक होगा उस पर घात कितनी लगाएंगे 1। अगर शेषफल मान लेते हैं आता है 2 तो 2 लगाएंगे। 3 आने पर हम क्या शेषफल घात लगाएंगे 3 लगाएंगे। लेकिन अगर वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है यानी शेषफल आता है 0 तो आप वहां पर इकाई अंक पर घात कितनी लगाएंगे 4। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए देखते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर घात का अंतिम 2 अंक क्या था 54, और इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नहीं देखना भागफल कितना आएगा या कितनी बार भाग जाएगा, हमें सिंपल सा ये देखना है कि शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल हमारा आ गया 2, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है 7। और इसी 7 पे हमें क्या लगा देना है पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 7 गुणे 7, जिसका मतलब कितना हुआ 49। और 49 में भी हमें इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कितना है 9, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा 9। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेन कॉपी लेके जरूर बैठे और खुद साथ में सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे 7 के घात 65 यानी 65 और इंटू में फिर 6 के घात 41 गुणे 3 की घात 57। हाँ, एक चीज और इकाई के अंक वालों में, खासकर पावर वाले में, घातों वाले में मैंने आपको बताया था कि 4 संख्याएं ऐसी हैं जैसे 0, 1,
5 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं कि इन पर कुछ भी घात लगा लो, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, तो उस पर पावर कुछ भी लगी हो, हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। और इसी प्रकार 1 और 5, 6 में भी यही नियम चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 7 के घात 65। तो आप 65 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। तो सिंपल सा यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 7 था, उस पर हम पावर कितनी लगाएंगे? 1। आगे गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगा लीजिए। अब 6 पे पावर लगी है तो इसको मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि 0 हो, 1 हो या 5 हो या तो 6 हो, इन सभी पे कुछ भी पावर लगी हो, हमेशा इकाई का अंक वही आता है। तो हमने कर लिया, यहाँ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी इस पे इकाई का अंक 6 ही आएगा, तो हमने सीधे 6 लिख लिया। अब यहाँ देखिए 3 की घात 57 है, तो आप 57 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप 3 पे पावर कितनी लगा दोगे? 1। अब यानी 7 के पावर 1 गुणे 6 गुणे 3। अब जब 7 और 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 42। और इस 42 में भी हमें पूरा नहीं चाहिए, पूरा नंबर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, यानी 2। और इस 2 का आप मल्टीप्लाई करा देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 6। और यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हमने टाइप चेंज किया, इकाई के अंक से थोड़ा आगे निकल के आए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में। जैसे 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना होगा? अब आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य मतलब डिविडेंड। भाज्य बराबर आपको पता है होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सिंपल सा आपको यही वाला रूल फॉलो करा देना है। ठीक, अब भाज्य मतलब क्या होता है? जिस संख्या में आपने भाग कराया था, भाग कराया किसमें था? आपसे पूछा गया था प्रश्न में 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी भाज्य है कौन? 10,690। तो सिंपल से आपने लिख लिया 10,690 इक्वल टू भाजक, यानी भाजक नहीं पता, सपोज हमने उसको एक मान लिया, x मान लिया। ठीक, और भागफल कितना आता है? 73, यानी 73। तो यानी x गुणे 73 प्लस शेषफल आया था आपका 32, तो आपने प्लस लिख लिया। अब चूंकि ये बराबर के इस तरफ प्लस है 32 में, और इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आप 10,690 में से 32 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8। और इधर हो जाएगा 5, यानी 10,658 इक्वल टू 73x। ठीक, अब आप चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 73 इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 146, यानी 146, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 146। और x आपने माना किसे था? कि जिस संख्या से आपने भाग कराया था, यानी भाजक, और वही बताना था, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 146। आशा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकाई का अंक वाला एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और आपको मैंने बताया था, जब भी इकाई के अंक में 5 के साथ अगर कोई भी एक सिंगल इवन नंबर है, यानी सम संख्या, और उसका मल्टीपल होता है, तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्या आएगी? 0। और इसी प्रकार अगर 5 का गुणा कोई विषम संख्या यानी ऑड नंबर से होता है, तो हमेशा उसमें भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा 5। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है? 5 है। अब 5 पे कुछ भी पावर लगी हो तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी 615 के घात जो 317 लिखा है, उस पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इधर 3,694 पे घात लगी है 793, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी इवन नंबर। और इवन नंबर का जब भी आप मल्टीपल होगा 5 के साथ तो हमेशा यूनिट डिजिट 0, यानी इस पूरे इक्वेशन का इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। जैसे 7 के पावर आपका क्या लिखा है? 95 माइनस 3 के पावर
98। तो आप 95 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आ गया 3। और आपको ऑलरेडी पता है कि शेषफल 3 आने पर हम इकाई के अंक पर घात कितनी लगाते हैं 3 ही लगाते हैं। तो यानी सॉरी प्यास बहुत लगी थी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे आपने 95 को जब आपने 4 से भाग कराया तो शेषफल आ गया 3। तो इकाई का अंक है 7। तो 7 पे आप घात कितनी लगा दोगे 3। और साथ में अब देखिए 3 पे घात है 58। जब आप 58 को डिवाइड करोगे 4 से तो शेषफल आएगा 2। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 2 सॉरी 3 है तो उस पर घात कितनी लग जाएगी 2। और दोनों के बीच में सिंबल है चूंकि माइनस का तो हमने माइनस लगा दिया। अब 7 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 7 × 7 × 7 यानी 7 7 49 7 63 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। जो बात इसको ना समझ में आई देखिए इधर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 7 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 7 × 7 × 7 और जब 7 में 7 का मल्टीपल होगा तो होगा 49। और 49 में भी हमें चाहिए सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है 9 और इस 9 का मल्टीपल जब आप 7 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 63। और 63 का इकाई अंक कितना होता है 3। ठीक। और इसी प्रकार 3 की घात 2 है मतलब क्या हुआ 3 × 3 यानी 9। यानी सिंपल सा ये हमारा आ गया कुछ इस तरीके से हमने इधर लिख दिया 3 - 9। अब आपको माइनस करना है और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि माइनस के पहले वाली संख्या अगर छोटी है बाद वाली संख्या से क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आपने यहाँ इकाई का अंक लिया इसके पहले भी तो और अंक रहे होंगे। जब भी ऐसा कोई छोटी संख्या आ जाती है तो हम उसके पहले वाले अंक से एक कैरी कर लेते हैं। तो आप एक कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और 13 में से 9 माइनस होगा तो आंसर आपका क्या होगा 4। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा इकाई का अंक 4। कुछ लोग ऐसा करते हैं 3 में से 9 माइनस करेंगे और आंसर कहते हैं -6। इकाई का अंक -6। इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है समझ पा रहे होंगे हमारी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसमें कुल 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे कहा गया आपने किसी नंबर को 136 से भाग कराया तो शेषफल कितना आ गया 36। अब पूछ रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग कराओ। तो सबसे पहले भाग किससे कराना है 17 से। पहले ये देखो कि 17 136 को डिवाइड कर रहा क्या बिल्कुल हाँ। अगर डिवाइड कर रहा तो आपको कुछ नहीं करना है जो शेषफल था 36 उसी को 17 से डिवाइड कर देना है। तो आप सभी को पता है कि 36 में जब भाग कराएंगे 17 से तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। क्लियर है समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल कितना आता था 29। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो आपको ऐसे लिखना है सिंपल तरीके से। आपने लिख लिया 156 और जब आपने 156 से भाग कराया तो शेषफल कितना आया 29। अब आपको भाग कराना उसी संख्या को। संख्या सेम है दोनों में ठीक 13 से। तो आपको पहले ये चेक करना क्या 13 156 को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल हाँ। जब डिवाइड कर रहा है तो सिंपली इसी शेषफल को यानी 29 को आपको 13 से भाग करा लेना है। और आपको पता है कि 29 में 13 से भाग कराएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। यानी यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 यानी 100। अब इसमें आप पहले 14 से भाग कराइए। ठीक जब आपने इसमें 14 से भाग कराया तो आपको पता है 14 सत्ते 98 यानी आपका शेषफल आ गया 2। शेषफल 2 का मतलब क्या हुआ कि इस 100 में 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 एक्स्ट्रा ना होता तो ये पूरा नंबर 14 से डिवाइड हो जाता। यानी अब आपके सामने विकल्प ये है कि अगर वो संख्या निकालनी है जो 14 से डिवाइड हो रही है तो आप क्या कर दें 100 में से 2 माइनस कर दें यानी 98 जो आएगा 98 14 से डिवाइड हो रहा। लेकिन अगर आप 100 से एक भी माइनस करते हैं तो एक्चुअल में वो 3 अंकों की संख्या बचेगी नहीं। इसके लिए अब आपके पास ऑप्शन क्या है
कि 100 में 2 तो पहले से एक्स्ट्रा ही है। आप भाग किससे करा रहे हैं? 14 से। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12। यानी अगर इस संख्या में यानी 100 में 12 और जोड़ दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी यानी कौन सी? 112। वो जो संख्या होगी वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और 14 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ में जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बहुत ढेर सारी सभी कोर्सेज की यानी चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की या पुलिस की, और साथ में सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। ठीक है, शेयर करते रहे जरूर सेशन को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने 17 के पावर 200, इसको भाग कराना 18 से, बताना शेषफल क्या आएगा। जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि शेषफल हमारा कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक सामान्य शेषफल, सामान्य शेषफल को हम क्या कह सकते हैं? सामान्य शेषफल को हम कह सकते हैं धनात्मक शेषफल। ठीक है, धनात्मक शेषफल जो हम किसी संख्या में भाग देने पर सीधे प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक शेषफल। ऋणात्मक शेषफल क्या है? कि हम ज्यादा बार भाग लेके जाते हैं और जितना एक्स्ट्रा होता है वो ऋणात्मक शेषफल है। जैसे अभी हम कहें कि अगर आप 17 में भाग कराना हो 18 से तो आप कहोगे भाग ही नहीं जाएगा, छोटी संख्या तो 0 बार भाग लेके जाएंगे और आपका शेषफल कितना आएगा? पानी पी लेते हैं। जैसे जब आपने 18 से भाग कराया 17 में, चूंकि छोटी संख्या तो 0 बार भाग जाएगा और आपका शेषफल कितना आ गया? 17 ही आ गया। लेकिन सपोज आप एक बार भाग ले जाए, यानी जब आप 17 से भाग करा रहे हैं 17 में 18 से, तो एक बार अगर भाग ले जाते हैं तो कितना हो गया? 18। यानी एक कम पड़ गया। जब कम पड़ गया तो यानी -1, यानी इसका शेषफल कितना हो गया? -1। यानी ये ऋणात्मक शेषफल है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है कि ऋणात्मक शेषफल कभी हम आंसर नहीं करते हैं। उसके लिए करना क्या है, अगर आंसर फाइनल आपका ऋणात्मक आता है तो आप उसी संख्या से माइनस कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे आपके सामने था 17 के पावर 200 को 18 से भाग कराना था, तो जब हमने 17 में भाग कराया 18 से तो हमारा जो शेषफल आया वो -1 आया। और चूंकि यहाँ पर पावर कितनी लगी है? 200। ठीक, तो हमने वो सिंपल सी वही पावर लगा दी। अब आपको पता है कि -1 पे अगर कोई पावर इवन है यानी सम है तो हमेशा उसका आंसर कितना होता है? +1। और ये तो भैया माइनस में है नहीं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? +1। यानी 17 के पावर 200 को जब आप 18 से भाग कराएंगे तो आपका शेषफल क्या होगा? +1। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 के पावर 25 को डिवाइड कराना है 26 से। 25 के पावर 25, तो सिंपली पहले आप 25 को डिवाइड करो 26 से। जब डिवाइड करोगे तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि 25 ही शेषफल आ जाएगा क्योंकि छोटी संख्या 0 बार भाग कराने पे। दूसरी बार अगर हम एक बार भाग ले ही जाते हैं तो हमारा शेषफल आ गया -1। और चूंकि यहाँ पर पावर लगी है उसके 25, अब 25 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। -1 पर विषम घात है तो उसका उत्तर क्या होता है? -1। अब हमारा जो शेषफल आ गया वो -1 आ गया फाइनल वाला। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि कभी भी हम माइनस में शेषफल उत्तर नहीं करते, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपने डिवाइड किससे किया था? 26 से, यानी 26 से। तो 26 से -1 कर देना है, यानी इसका शेषफल कितना आएगा? 25 ही आएगा। यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेन कॉपी लेके सॉल्व करते रहे साथ में, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा इसका। आपके सामने प्रश्न है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3। तो संख्या का उसी संख्या को 2n, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए मैं आपको सुधार के फिर से पूरा पढ़ देता हूँ प्रश्न। हाँ, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ठीक है, यानी आपसे बोला गया एक नंबर है कोई n
और इसमें भाग कराया गया 4 से, तब आपका शेषफल कितना आया? 3। अब पूछ रहा है 2n में भाग कराओ इसी 4 से, तो शेषफल कितना आएगा? अभी पिछला क्वेश्चन जब शेषफल वाला ऐसा आया था, तो उसमें क्या था कि पहला वाला जो भाजक था उसको डिवाइड कर रहा था दूसरा वाला भाजक, लेकिन नंबर सेम था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भाज्य सेम है, सॉरी भाज्य नहीं, भाजक सेम है। यानी देखो यहाँ भी भाग 4 से कराया जा रहा है और यहाँ पर भी भाग 4 ही से कराया जा रहा है। जब भाजक सेम होता है, एक ही भाजक होता है, तो जो कुछ हम भाज्य के साथ किए वही सेम कुछ हम शेषफल के साथ कर देते हैं। हमने भाज्य के साथ किया क्या, पहले भाज्य जो था यहाँ पर n था, फिर हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया यानी 2n हो गया। तो सिंपली आपको शेषफल को भी डबल कर देना है। पहले शेषफल 3 था, तो शेषफल कितना हो जाना है? 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आप किसी संख्या से भाग कराते हो तो कभी भी शेषफल उस संख्या से बड़ा नहीं हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ तो आ गया बड़ा, तो आपको सिंपली इसी 6 को फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका शेषफल आ जाएगा 2 और यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? समझ पा रहे होंगे? चलिए वीडियो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो विभक्त वाले नियम से आ गया, विभाजकता के नियम से, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आपके सामने है 6735*1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से कब विभाजित होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो सिंपली आपको अंकों का योग कर लेना है। जैसे हमने किया 6 + 7 + 3 + 5, जो नंबर हमें नहीं पता उसको छोड़ दो, +1। अब आप करोगे 6 7 13 3 16 5 21 22 हो गया। और वो स्टार की जगह पे ऐसा क्या लिख दे कि ये ऐसा कोई नंबर आ जाए कि जो हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया 5, तो 22 5 27, और हमें पता है 27 9 से डिवाइड हो रहा। हमने ऐसा क्यों किया, डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये बोला गया है कि ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभक्त है। और कोई भी संख्या 9 से विभक्त है, इसका मतलब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी उसी से संबंधित है। बोला गया 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करिए जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः कब विभक्त होती है, जब उसका ऑड प्लेस वाला यानी विषम स्थानों पर जो अंक है उनका सम यानी उनका योग, और जो सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, ठीक, और दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल। तो सिंपल सा आपको करना यही है, जैसे संख्या लिखी थी 156*942। अब यहाँ पर देखो विषम स्थान पे यानी पहले स्थान पे पहले, फिर तीसरे वाले ले लिया, फिर पांचवें वाले स्थान पे, फिर सातवें वाले स्थान पे, इन सभी का योग कर लिया, यानी 9 2 11 6 17 1 18। ठीक, फिर इसके बाद सम स्थानों पर जो अंक है, जैसे 4 है, फिर स्टार वाला जो पता नहीं है, फिर 5 है, यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस स्टार, यानी स्टार की जगह पे ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि हमको कहा गया है ये संख्या 11 से विभक्त होगी, तो मतलब ऑड स्थान पे यानी विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग और सम स्थान पे जो अंक है उनका योग, दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। तो जो विषम स्थानों पर अंक है उनका योग कितना है, 18, और जो सम स्थानों पर अंक है उनका योग कितना है, 9 प्लस स्टार, यानी स्टार की जगह पे ऐसा क्या वहां पर अंक लिखें कि ये भी 18 बन जाए। तो आप सिंपली बता जानते हैं 9 लिख देंगे। जब ये 18 हो गया तो 18 से 18 माइनस होगा, 0 आएगा, मतलब ये नंबर 11 से विभक्त हो जाएगा। यानी ये जो लुप्त अंक था यानी स्टार, उसके जगह पे आप अंक कौन सा भरेंगे, 9। यही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपको लिखा है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो
यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वो या की जगह पे y कर लीजिए। y का मान क्या होगा, y का मान आपको बताना है। अभी आपको हमने बताया है कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, जब उसके विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो। तो सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे संख्या है 1 y 3 y 6। अब देखो विषम स्थानों पर जो अंक है जैसे 6 3 और 1, इनका हमने जब योग किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। और सम स्थान पे जो अंक है यानी y और y, यानी इन दोनों के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक हो कि जो दो आपको जब उनका योग करो तो 10 आ जाए। तो हमने कहा कि अगर इनके जगह पर 5 5 हो तो इनका योग 10 हो जाए, यानी y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। अच्छा 10 ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 0। यानी आप y का मान बताना था आपको, y का मान कितना आ जाएगा, 5। यही आपका सही उत्तर होगा। समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं। तो सिंपल सा ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको जो पूछा जा रहा है 2 से भी डिवाइड हो और 3 से, तो इनका एलसीएम निकाल लेना है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 6। और कहां तक पूछा गया है, 200 तक पूछा गया। तो आप इसी 200 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, 33 बार लगभग। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा कि 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त है। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180 197 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये मध्य नहीं माध्य लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, यानी कहने का मतलब 4 संख्याएं, जैसे सपोज, अरे ठीक है 4 संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या a b c d, ये 4 संख्याएं हैं। बोला आपसे जा रहा है इनको 3 3 करके जोड़ा गया, यानी कहने का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c, ये जब जोड़ा गया तो आपके सामने आया 180, और b प्लस c प्लस d, इनको जब जोड़ा गया तो आता है 197। और ऐसे ही हाँ c प्लस d प्लस a, जब इनको ऐड किया गया तो ये आपका आ गया 208, और d प्लस a प्लस b, इनको ऐड किया गया तो आ गया आपका 222। ठीक, अब अगर हम कहें कि दोनों तरफ सबको जोड़ लो, यहाँ पर अगर आप देखें तो a यहाँ पर है, a फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 बार a मिल जाएगा, और 3 ही बार आपको b भी मिल जाएगा, यानी 3b, और फिर 3c 3d हो जाएगा। ठीक, और इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 807। ठीक, अब देखिए इसमें 3 कॉमन लीजिए सभी में, जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो होगा। हमको बताना क्या है, माध्य। माध्य बताने के लिए हमें चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दुनाई 6, और 3 छके 18, और 3 नवा 27, यानी 269 आ गया। यानी इन चारों संख्याओं का योग कितना है, 269। और हमको बताना क्या है, माध्य इन चारों संख्याओं का। और माध्य क्या होता है, यानी औसत बताना है, योग बटे संख्या। हमने योग किया, चारों संख्याओं का योग आया 269, और इसमें 4 संख्याएं हैं तो इनका माध्य निकालने के लिए 4 का भाग कर दें। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छके 24, फिर 4 सते 28, यानी 67 सही 1/4 इसका माध्य होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर जो संख्या आई वो क्या आई, 13b7, ये संख्या आती है। ठीक,
और पूछा गया और जो ये संख्या आई है ये 11 से डिवाइड हो रही, 11 से विभक्त है। और 11 से कोई संख्या कब विभक्त होती है? जब उसके सम स्थानों पर स्थित विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो। तो हमने विषम वाला जोड़ा तो कितना हुआ? 7 3 10 हो गया, ठीक। और सम स्थानों पर चूंकि यहाँ b की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर ऐसी संख्या लानी है कि एक में जोड़ो तो 10 हो जाए। तो सिंपल सा ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? जाहिर सी बात है 9 ही होगी, यानी b की जगह पे आना क्या चाहिए? 9। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया गया था तो आपने देखा 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और इधर 9 4 13 हो रहा है। ये 9 कैसे बनेगा b के जगह पे? तो आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे a की जगह पे 1 होता तो 8 1 9 हो जाते, यानी a की वैल्यू सिंपली a की वैल्यू 1 निकल आई और b की वैल्यू कितना निकल के आ गई? 9। आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया, पूछा गया 3a + 4b। आप यहाँ पर वैल्यू केवल पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपने पुट की 1 तो कितना हो गया? 3 इधर हो गया। b की वैल्यू कितना? 9, तो 9 चौके 36, 36 3 39, यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या से आपने 4 से भाग कराया, यानी भाज्य की बात कर रहा है, जिस संख्या में आपने भाग कराया है तो हम कहें वो संख्या होगी कौन सी? तो आपको 4 से भाग कराए थे, भागफल का पता नहीं, शेषफल का पता नहीं। भागफल अगर हम x मान लें तो हो गया 4 गुणे x प्लस शेषफल y मान लें तो यानी वो संख्या हमने मान ली 4x + y, ये हो जाएगी संख्या। फिर कहा गया भागफल तथा शेषफल का योग, यानी x + y, ये है 8। अब पूछा गया, एक चीज और बताइए, इनके वर्गों का योग, यानी x² + y², इसकी वैल्यू है 34, ठीक है। अब आपको पता है यहां से अगर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, यानी x + y का होल स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर, तो आप इधर करोगे x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + 2xy, यही तो होगा। और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, ठीक। अब x² + y² की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है? 34 है। इधर वाला, हाँ, इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है? इसको इरेज कर लेते हैं, गलत लिख उठा, थोड़ा पेंट है। हाँ बिल्कुल जी, x² + y² की वैल्यू आपको पता है पहले से 34 है, और प्लस 2xy बचा है, 2xy कर लीजिए, इक्वल टू यानी बराबर में क्या है? 64, ठीक। अब आप जानते हैं ये प्लस का 34 है, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो 64 में से 34 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 30, यानी 2xy की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 30 आ गई। और xy की वैल्यू क्या हो जाएगी? x × y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब 15 कब संभव है? जब उसमें से कोई एक संख्या 5 हो, कोई दूसरी संख्या 3 हो, तभी तो संभव। इनमें से कोई पहली भी हो सकती है, यानी x या तो 3 हो या तो y 5 हो, लेकिन 15 संभव कब है? जब दोनों में से एक संख्या 5 हो, दूसरी संख्या 3 हो। हमने मान लिया पहली वाली कंडीशन ही है, ये वाली, यानी x की वैल्यू हमने 5 मान ली, y की वैल्यू 3 मान ली। यहाँ पर वैल्यू आप उठा के रख दीजिए। यहाँ पर जैसे x की जगह पे आप 5 रखेंगे, जैसे ही आप x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 और प्लस y की वैल्यू 3 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 23। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी उसका सही उत्तर क्या है? 23 है। समझ पाया होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जब वीडियो पूरी हो जाए तो आप इन क्वेश्चनों को फिर से खुद से सॉल्व करिएगा। ये RS अग्रवाल के वो चुने हुए क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों का टारगेट यही है कि लगभग 200 क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर आपको तैयार करा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो अभी ये क्वेश्चन ऐसा पिछला करा चुके हैं। हमने किया क्या था, 713 से जब भाग कराया तो शेषफल कितना आया? 115। और इसी संख्या को भाग कराना है 31 से, यानी दोनों जगह संख्या सेम है। पहले आपको क्या करना है, पहले चेक करना है क्या 31 713 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो आपको सिंपली इसी 115 को 31 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 115 को 31 से डिवाइड करोगे तो 3 बार भाग जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 93। यानी बचेगा शेषफल कितना? 7 इधर 15 उधर, यानी 22 शेषफल आएगा। वही आपका सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 22। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको थोड़ा अलजेब्रिक फार्मूले भी पता होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 867 को सपोज मान लो ए मान लो, ठीक, और जो दूसरा नंबर कौन सा 289 उसको मान लेते हैं बी। तो एक्चुअल में लिखा क्या है? तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है, बटे ए इंटू बी। ठीक, अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फार्मूला पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2ab माइनस माइनस का चिन्ह लगा था ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। ठीक, डिवाइड में ए बी है। अब जैसे ये ब्रैकेट हटेगा, कौन ब्रैकेट? ये वाला जो पहले से लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। जैसे ये हटेगा तो ये अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, इरेजर बदल नहीं रहा। ठीक, यानी जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस हुआ तो माइनस का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस का 2ab और प्लस का 2ab ऐड होके कितना हो जाएगा? 4ab, यानी 4ab बाई ab, और ab ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा, यानी यही आपका सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 4। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इस क्वेश्चन में भी आपको करना। दो ही नंबर यूज हुए हैं। पहले नंबर को आपने ए मान लिया, जैसे 956 को हमने ए मान लिया। ठीक, फिर दूसरा नंबर कौन सा है? 479, इसको बी मान लिया। ठीक, तो बन क्या गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो सिंपल सा। जब आप यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर, और इधर 2b स्क्वायर, यानी सीधे आप लिख सकते हैं 2 आपने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ 2, और यही आपका सही उत्तर होगा। यानी इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको वही करना है। दो ही नंबर यूज हुए हैं, एक है 783, एक है 783, इसको हमने मान लिया ए। दूसरा नंबर था 217, उसको मान लिया बी। अब एक्चुअल में देखेंगे लिखा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और डिवाइड में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का ए बी, यही तो लिखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो होता है। और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। अब तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, इससे बचेगा क्या, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितना है 783, बी की वैल्यू कितना है 213 217। अब ये दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा 1000। यही आपका सही उत्तर होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है 1000। मजा आ रहा पढ़ने में, ध्यान से पढ़ते रहे, पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वही चीज करनी है, हमने यहाँ पर भी दो ही नंबर यूज हुए हैं, एक 693 है, इसको हमने ए मान लिया, दूसरा नंबर है 383, इसको हमने बी मान लिया। ठीक, तो एक्चुअल में लिखा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यही सेम चीज नीचे लिखी है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का ये पूरा इतना हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितना है 693, बी की वैल्यू कितना है 383, दोनों माइनस करेंगे 0013 यानी 310, यही आपका सही उत्तर होगा। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन वही पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और खासकर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में, तो हमने कहा 3-4 क्वेश्चन इस पैटर्न के इसीलिए हमने रखे कि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, दो नंबर यूज हुए हैं, पहला नंबर क्या है 917, दूसरा नंबर क्या है 283। हमने एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। ठीक, अब एक्चुअल में लिखा क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो लिखा है। और नीचे क्या लिखा है डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी होता, ये गलती से लिख उठा, एक्चुअल में होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी है, सिर्फ यही तो बचा आपका। अब a की वैल्यू क्या है 917, b की वैल्यू क्या है 283, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1200, यही आपका सही उत्तर होगा। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, अगर इनको सही तरीके से जैसे उसने प्रश्न में लिखा है 917 गुणे 917 गुणे 917 सॉल्व करके निकालो तो हमें लगता है कि एक आध दिन लग जाए पूरा तो इसलिए आपको अलजेब्रिक फॉर्म में अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। और एक्चुअल में दो ही सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें आप समय बचा सकते हैं, अगर आप उसमें टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो होता ये है कि आपको आते हुए प्रश्न परीक्षा में छोड़ के आने होते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। आप जैसे ये 25 क्वेश्चन है, जब आप 25 क्वेश्चन नोट करिएगा तो इसको जब दोबारा करेंगे तो स्टॉप वॉच लगा के करें क्वेश्चन और देखिए क्या हम 25 मिनट से कम समय में कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इतनी बात ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे और जल्दी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सॉरी लास्ट क्वेश्चन था ये चलिए तो बाकी आज के लिए इतना ही। हाँ, थोड़ी सी जानकारी ये मैं आपको देना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे जहां आप हैं वरदान एकेडमी में कुछ हमारे और भी साथ में इसी के पैरेलल कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके सीरीज जो आपको दिख रही है। ठीक,
लूसेंट जी के सीरीज 1500 क्वेश्चन जो आप पहले से यूट्यूब पे ऑलरेडी देख रहे होंगे। मैपिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और साथ में हिस्ट्री का लेक्चर इंग्लिश वाला, इंग्लिश का जो हिस्ट्री में लेक्चर है वो आशुतोष सर द्वारा लिया जाएगा और जो हिस्ट्री का लेक्चर हिंदी में वो अस्थाना सर के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने करंट अफेयर तीनों लेवल पर, चाहे वो डेली की बात हो, चाहे वो वीकली की बात हो, चाहे मंथली की बात हो, तीनों स्तर पर डेली की भी क्लासेस चलती है और उसका वीकली भी की क्लासेस आता है, मंथली का भी आता है करंट का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी स्तर पर आपका करंट भी मिस नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो, अभी तक बिना लाइक किया हो तो लाइक जरूर कर दें। हाँ, साथ में अपने जानने वालों को शेयर जरूर करें जिससे इसका लाभ उनको भी मिल पाए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।